अब अपन जो यूनिट पढ़ रहे हैं कॉलम और स्ट्रट, उसमें लिखा हुआ है कॉलम और स्ट्रट। जिस भी मेंबर में कंप्रेशन फोर्स आ रहा है वो कॉलम है, ऐसा नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा मेंबर हो जिसमें कंप्रेशन फोर्स आ रहा है और वो कॉलम ना हो। इसलिए अपन कॉलम शब्द का उपयोग नहीं करते हैं, अपन यूज करते हैं कंप्रेशन मेंबर। वो मेंबर जिसमें कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है वो क्या है? कंप्रेशन मेंबर। इसमें देखो एक लिखा हुआ है स्ट्रट। स्ट्रट, STRUT, ये नया शब्द पहली बार सुना होगा। क्या लिखा है इसमें? स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स। एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स ये मतलब क्या होता है? वो कंप्रेसिव फोर्स जो स्ट्रट के एक्सिस पर लग रहा हो, थोड़ा बहुत भी आड़ा तिरछा फोर्स नहीं हो, एक्सिस की दिशा में ही लग रहा हो, वो स्ट्रट कहलाता है। क्या कहलाता है? स्ट्रट। वो स्ट्रक्चर का मेंबर जिसके ऊपर एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स लग रहा हो वो स्ट्रट है। वो मेंबर हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। हॉरिजॉन्टल कभी देखा ऐसा? हॉरिजॉन्टल मेंबर हो बीम जैसा, लेकिन वो उस पर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, ऐसा होता है? ऐसा ट्रस में होता है। ट्रस देखिए? नहीं देखी ट्रस? मैं डायग्राम बताता हूँ। ये एक ट्रस का डायग्राम है। ट्रस में क्या होता है? सारे के सारे जॉइंट पिन जॉइंट होते हैं। सारे जॉइंट कैसे होते हैं? पिन जॉइंट। पिन जॉइंट कैसा होता है? अगर ये दोनों को पिन जॉइंट से जोड़ा है तो इसको अपन ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। पिन जॉइंट मतलब इस जॉइंट के अबाउट ये मेंबर रोटेट हो सकता है, इस दिशा में, इस दिशा में। ऐसे सारे जॉइंट इसमें क्या होते हैं? पिन जॉइंट होते हैं। इसको बोलते हैं ट्रस। ट्रस में सारे लोड सिर्फ जॉइंट पर लगते हैं, मेंबर के बीच में कोई लोड नहीं लगेगा। ऐसे में कुछ मेंबर में टेंसाइल फोर्स आता है, जैसे हो सकता है इस वाले मेंबर में टेंशन वाला फोर्स आए, कुछ मेंबर में हो सकता है कंप्रेशन वाला फोर्स आए, हो सकता है इसमें कंप्रेशन वाला फोर्स आए। अब ये तो तिरछे हैं, तो ये दिमाग से बात निकाल दो कि अगर कोई मेंबर कंप्रेसिव फोर्स को सहन करने के लिए डिजाइन हो रहा है तो ये जरूरी है कि वो वर्टिकली ही हो, ऐसा नहीं है। वो इंक्लाइंड भी हो सकता है। हो सकता है हम ऐसी ट्रस बना दें जिसमें इस मेंबर में कंप्रेसिव फोर्स आए तो वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा है कि स्ट्रट हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। वो स्ट्रक्चर का मेंबर जिसमें कंप्रेसिव फोर्स नहीं आ रहा हो, जिसमें टेंशन वाला फोर्स आ रहा हो, उस मेंबर को हम बोलते हैं, जो गले में पहनते हैं, टाई। टाई गले में पहनते हैं उसको टाई बोलते हैं ना, वो टाई अलग है। और स्ट्रक्चर में जैसे ये अपन ने ट्रस का डायग्राम देखा, इसमें टी लिखा है यहाँ, मतलब इसमें टेंशन आ रहा है। अगर इसको सॉल्व करने के बाद मालूम पड़ता है, ऐसे नहीं बता सकते। मान लो इसमें टेंशन आ रहा है तो इस मेंबर को क्या बोलेंगे? टाई। अगर वर्टिकल हो स्ट्रट, अगर स्ट्रट वर्टिकल हो और बिल्डिंग में उपयोग हो रहा हो या फ्रेम में उपयोग हो रहा हो, फ्रेम बीम कॉलम का फ्रेम, तो उसे कॉलम कह सकते हैं। आड़ा तिरछा है, हॉरिजॉन्टल है, तो उसे कंप्रेशन मेंबर कहते हैं। जब आप इसके बारे में पढ़ोगे तो डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर नाम का एक चैप्टर आएगा अगले सेमेस्टर में। जब आप सब्जेक्ट पढ़ोगे RCC डिजाइन, कॉलम को कैसे डिजाइन करें, तो आप देखना कॉलम डिजाइन की जगह लिखा रहता है डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर एक ज्यादा ब्रॉड टर्म है। इसके अंदर स्ट्रट भी आता है, इसके अंदर कॉलम भी आता है, पिलर भी आता है, पियर भी आता है, एबटमेंट, ये सब क्या है?
ये सब वर्टिकली भी हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी हो सकते हैं, अलग अलग जगह कहाँ पे स्थापित हुए हैं उसके ऊपर निर्भर करता है इनका नाम क्या है। कंप्रेशन मेंबर अपनी लंबाई की दिशा में लोडेड होते हैं। ट्रांसवर्स लोड सिर्फ बीम में होता है, वैसा लोड इसमें नहीं होता है, इसलिए नॉट लिखा हुआ है। स्ट्रक्चरल मेंबर जो कि कंप्रेसिव लोड को सहन करते हैं, वो कुछ दो कैटेगरी में विभाजित किए जा सकते हैं, क्योंकि दोनों की डिजाइन अलग होती है, इसलिए शौक नहीं था इनको सिलेबस बढ़ाने का। पहला हो गया कॉलम, ये छोटा हो सकता है और मोटा, अपेक्षाकृत हाइट कम, अपेक्षाकृत इनकी मोटाई ज्यादा। इस वजह से ये कॉलम जो होते हैं ये क्रशिंग में फेल होते हैं। और स्ट्रट ये लंबे होते हैं और पतले होते हैं, जैसे कि जो झंडा वंदन वाला जो पाइप है वो, ये पतले होते हैं, लंबे होते हैं अपेक्षाकृत, और ये जनरली स्ट्रट कहलाते हैं, और ये बकलिंग में फेल होते हैं। अब ये बकलिंग फेल और क्रशिंग फेल, ये दो चीजें आपको मैं बताता हूं। मान लो आपने एक 10 mm का सरिया लिया, 8 mm का सरिया लिया, ये रहा 8 mm का सरिया, और इसको छत में जैसे पंखा टांगते हैं ना हुक में, ऐसे इसको हुक में ऊपर बढ़िया टांग दिया। अब इसके ऊपर आप लटक जाओ, कितना वजन इसमें आप लगाओगे तब जाके टूटेगा। 8 mm का सरिया है ये, मान लो ये माइल्ड स्टील है, 250 मेगा पास्कल इसकी स्ट्रेंथ है, तो बताओ इसमें मैं कितना लोड लगाऊंगा तो ये टूटेगा, बताओ। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? परमिसिबल स्ट्रेस ये कितना हो गया, मिलीमीटर स्क्वायर। परमिसिबल स्ट्रेस कितनी है? तो ये कब टूटेगा? कहाँ है वो, ये रहा कैलकुलेटर। 5/4 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 250, 1256.3 न्यूटन। मतलब कितने किलो का वजन इस पे टांगेंगे तब ये टूटेगा? तो डिवाइडेड बाय 9.81, तो ये आ गया 12,000, सॉरी 1,280.9 किलोग्राम। इतना इस पे वजन टांगेंगे तब जाके ये 8 mm का पतला सरिया टूटेगा। ऊपर टांग रखा था, है ना। अब एक काम करते हैं, नीचे की ओर इसको गाड़ देते हैं सरिये को, और ऊपर ये लगभग अपनी हाइट जितना, मान लो लगभग 1.5 मीटर हाइट जितना ये ऊपर जमीन से है, ठीक है। और इसके ऊपर मान लो आपने 100 किलो का वजन बांध दिया, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? ये सरिया टूटेगा नहीं, ये ऐसे झूल जाएगा। ये 100 किलो का वजन ऐसे या तो इस तरफ या इस तरफ, किसी भी एक तरफ ये झूल जाएगा। ये जो काम होता है, इससे क्या हम मान सकते हैं कि कॉलम फेल हो गया? तो जवाब है हाँ, क्योंकि क्या होता है कॉलम में अगर इतना डिफ्लेक्शन आ जाता है तो इससे जुड़ी हुई बीम में भी डिफ्लेक्शन इतना आ जाएगा, उससे जुड़ी हुई छत में भी उतना डिफ्लेक्शन आ जाएगा, तो हर चीजों में दरारें आने लगती हैं और टूटने का चांस बढ़ जाता है। और न भी टूटे तो भी हम आड़े तिरछे होते घर में नहीं रहना चाहते, इस चीज को भी फेलियर माना जाता है। यहाँ पे क्या होगा, ये खींच के टूटेगा, खींच के जब इसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी 1281 किलो पे टूट जाएगा। लेकिन यहाँ पे 100 किलो का वजन आपने डाला, उसकी वजह से ये जो काम हुआ है फेल होने का, इसका क्या फेल हुआ है, इसका अलाइनमेंट बदल गया है। अलाइनमेंट मतलब क्या होता है?
अलाइनमेंट सब सुना है। इसकी सीध डिस्टर्ब हो गई है। इस फेलियर को बोलते हैं बकलिंग फेलियर। कौन सा फेलियर है ये? बकलिंग फेलियर। रेल की पटरियों में अगर वो रेल की पटरी सीधी सीधी जोड़नी है तो बीच में वेल्डिंग नहीं करते हैं, गैप छोड़ते हैं, सुना होगा ना। तो उससे क्या होता है, अगर थोड़ी थोड़ी गर्मियों में फैलती हैं तो उसके लिए गैप रहता है। मान लो नहीं नहीं गैप छोड़ो, पूरा पूरा जोड़ दो, तो क्या होगा, ये टूटेगी नहीं, ये ऐसी हो जाएगी। हाँ, या यहाँ से ऐसी हो जाएगी। ये गर्मी की वजह से फैलने की जगह नहीं छोड़ी तो ऐसा होगा। इस चीज को भी क्या बोलते हैं? बकलिंग। तो एक ये नए प्रकार का फेलियर आप देखो, ये भी कॉलम में होता है। यदि कॉलम बकलिंग में फेल हो रहा है तो वो क्या है? स्ट्रट। और यदि कॉलम, छोटा सा कॉलम बनाया मान लो आपने पोटले जितने हाइट का, ये बकल नहीं हो सकता, इसकी हाइट बहुत कम है, उससे पहले ये क्रश होकर टूट जाएगा। क्रश होना मतलब दांत से मूंगफली को अपन दबाते हैं तो वो क्या हो जाती है? क्रश, टूट जाती है, ज्यादा वजन सहन नहीं कर पाती। ऐसे इसके ऊपर बहुत ज्यादा अगर फोर्स लगाया तो ये अगर कॉलम तब कहलाएगा जब इसमें ऐसी दरारें आएंगी और ये क्रशिंग फेलियर हो जाएगा। क्रशिंग फेलियर। तो ये क्या कहलाएगा? कॉलम। बकलिंग फेलियर है तो क्या कहलाएगा? बोलो बोलो। स्ट्रट। इसको मैं हिंदी में लिखूं तो ऐसा लिख सकते हैं, बोलो इसको क्या बोलोगे आप? स्ट्रट। ठीक है। तो अगर कोई पूछे शॉर्ट कॉलम, कंप्रेशन मेंबर अगर शॉर्ट है, मतलब कम हाइट का है, तो दोनों में से क्या है? ज्यादा संभावना है कि वो कॉलम है। और अगर हाइट उसकी या लंबाई उसकी बहुत अधिक है तो ज्यादा संभावना है वो स्ट्रट है। ये इस पे भी डिपेंड करता है कि चौड़ाई कितनी है। मान लो किसी कॉलम की हाइट बहुत कम है, मान लो 2 फुट ही है, लेकिन उसकी चौड़ाई में है, तो वो पहले बकलिंग में फेल होगा, तो फिर वो स्ट्रट है। और लेकिन हो सकता है कोई कॉलम बनाया 10 मीटर ऊंचाई का, 20 मीटर ऊंचाई का, लेकिन उसकी चौड़ाई बहुत अधिक है। अधिक चौड़ाई होने की वजह से क्या होता है? बकलिंग हो नहीं पाती है, तो फिर वो कंप्रेशन में फेल होगा, तो फिर वो कॉलम कहलाएगा ना कि स्ट्रट। तो इन दोनों में कंपैरिजन करके रेशो निकालते हैं कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, उससे पता लगाते हैं कि वो कंप्रेशन मेंबर कॉलम है या स्ट्रट है। तो इससे रिलेटेड कुछ मैं टर्म्स आपको बताता हूँ, सिलेबस में देखते हैं क्या क्या है। शॉर्ट और लॉन्ग कॉलम, इफेक्टिव लेंथ। अब ये इफेक्टिव लेंथ वाला कंसेप्ट आपको मैं बताता हूँ क्या। दिख रहा है? कॉलम दो तरफ से अगर फिक्स है, कॉलम एक तरफ से हिंज है, दूसरी तरफ से फिक्स है, कॉलम दोनों तरफ से हिंज है, और एक हो सकता है कॉलम एक तरफ से फिक्स हो, दूसरी तरफ से फ्री हो। देखो ये क्या है? फिक्स। फिक्स। अगर एक ही क्रॉस सेक्शन का कॉलम का उपयोग किया है, मान लो 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का कॉलम बनाया है, और उसको यहाँ पे भी लगाया है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सेम मटेरियल यूज किया है, सेम मजबूती की क्वालिटी का सरिया यूज किया है, लेकिन अगर सपोर्ट कंडीशन अलग अलग है
तो कोई कॉलम पहले टूटेगा, कोई कॉलम बाद में फेल होगा। तो इसमें सबसे पहले फेल होता है ये वाला कॉलम, सबसे पहले फर्स्ट टू फेल। जैसे जैसे आप इनमें लोड बढ़ाते जाओगे तो सबसे पहले ये वाला विकेट गिरेगा। इसमें एक तरफ फिक्स है लेकिन दूसरी तरफ फ्री है। दिख रहा है? इसमें एक तरफ भी पिन है, दूसरी तरफ भी पिन है। इसमें एक तरफ पिन सपोर्ट है, दूसरी तरफ फिक्स है, और यहाँ पे दोनों तरफ फिक्स है। तो ये फेल कैसे होते हैं? ये फेल फ्री और फिक्स वाला कुछ इस प्रकार से फेल होगा। इसमें अगर आप वजन बढ़ाओगे तो या तो इस तरफ या इस तरफ, किसी भी एक तरफ ये बकल होके फेल हो जाएगा। इसमें अगर आप वजन बढ़ाते जाएंगे तो यहां से, तो क्योंकि यहाँ पे रोटेशन अलाउड है तो यहां से तो टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे उसको सीधा होना पड़ेगा क्योंकि ये सपोर्ट कैसा फिक्स है। यहाँ पे अगर फेल होता है तो शुरुआत में दोनों के पास यहां से भी स्ट्रेट रहेगा, इसके बाद इस प्रकार से इसका इनका जो डिफ्लेक्शन होगा फेल होते टाइम वो इस प्रकार से बनेगा। यदि ये सब बकलिंग फेल में हो रहे हैं तो, यदि ये सब का फेलियर कैसा है, फेलियर हो रहा है, तो इस प्रकार का इनका बनता है डायग्राम। इस इनकी जो लेंथ है, इस फेलियर का कारण मानते हैं कि इनकी जो लेंथ है, इसको न देखते हुए अगर इनकी इफेक्टिव लेंथ देखें, इफेक्टिव लेंथ, तो इसके पीछे का कारण मालूम पड़ेगा। इसमें इफेक्टिव लेंथ कैसे देखते हैं? जो दो पिन हैं उनके बीच की लेंथ को बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। जैसे यहाँ पे दोनों पिन यहाँ पे हैं, यहाँ पे पिन मतलब क्या होता है? जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो है। पिन मतलब क्या है? मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट जीरो। यहाँ पे ऐसा काम कहाँ हो रहा है? इस पॉइंट पे हो रहा है। इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो आएगा, लेकिन दूसरा इसमें पॉइंट नहीं है जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो आए। तो हम मानते हैं कि काल्पनिक रूप से इसी के नीचे एक इसका जुड़वा भाई है, यहाँ पे इसका बेंडिंग मोमेंट जीरो हो रहा है, तो इसकी इफेक्टिव लेंथ आती है डबल। अगर ये एल है, लेंथ एल है दो सपोर्ट के बीच में, तो इसकी इफेक्टिव लेंथ आती है 2L। इसकी जितनी इफेक्टिव लेंथ, जितनी दो सपोर्ट के बीच की दूरी है, वही इसकी इफेक्टिव लेंथ आती है। इसमें एक तो ये वाला पॉइंट रहता है, एक इसके बीच में एक पॉइंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट जीरो पॉइंट वाला एक पॉइंट आता है, उसके बीच की दूरी को मानते हैं एल, इसको मानते हैं L/√2। और एक ये वाला बचता है, इसमें यहाँ पे एक पॉइंट आता है और यहाँ पे एक पॉइंट आता है, और लगभग ये आता है L/2। इसके बारे में अपन और भी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इतना मैं बता देता हूँ कि इफेक्टिव लेंथ सपोर्ट कंडीशन अलग अलग होने पर सेम कॉलम की इफेक्टिव लेंथ अलग अलग हो जाती है, और इसका कुछ ये 4 कंडीशन में ऐसे ऐसे निकालते हैं। तो जब भी कॉलम का डिजाइन करते हैं तो उसकी लेंथ नहीं निकालते हैं, उसकी इफेक्टिव लेंथ निकालते हैं, तब जाके डिजाइन होता है कॉलम। जब आप फाइनल ईयर में इसका पढ़ोगे तो यही देखोगे कि डिजाइन करना है कॉलम, लेंथ कितनी उससे मतलब नहीं है, इफेक्टिव लेंथ कितनी वो बताओ, क्योंकि अगर इफेक्टिव लेंथ ज्यादा है तो वो कम लोड में ही टूट जाता है। ठीक है, अगला आपको एक टर्म है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन, कॉलम के क्रॉस सेक्शन का एरिया अगर अपन निकालें, हो सकता है कॉलम रेक्टेंगुलर हो सकता है वो आई सेक्शन का बना हो सकता है कोई अलग शेप का बना हो, दो चैनल सेक्शन बैक टू बैक
जोड़ के भी कॉलम बनता है, दो आई सेक्शन को जोड़ के भी कॉलम बनता है। ऐसे ऐसे प्लेट लगा के वेल्ड कर देते हैं, एक इधर प्लेट लगा के वेल्ड कर देंगे, इधर प्लेट पास पास लगाएंगे, गैप बढ़ा दिया मैंने। तो कई अलग अलग प्रकार से कॉलम का सेक्शन बन सकता है। हमने सिर्फ ये वाला देखा आम जिंदगी में, आप कहीं देखोगे रेलवे स्टेशन पे तो ऐसे भी मिलेंगे। इसमें यहाँ रिवेट लगा देते हैं, ऐसे ऐसे रिवेट लगा देंगे। इसमें भी आप देखोगे ये दो चैनल सेक्शन को पीठ से पीठ टिका के, और ऐसे ऐसे, फिर यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी रिवेट लगा देते हैं। जैसे कई प्रकार से कॉलम का क्रॉस सेक्शन बन सकता है। जो भी कॉलम का क्रॉस सेक्शन बना है उसका आप जब भी डिजाइन करोगे तो आप उसका निकालोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या तो एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में। जनरली इसको एक्स एक्स कहते हैं, इसको वाई वाई कहते हैं। तो फिर इसमें एक टर्म निकल के आती है कि इसका रेडियस ऑफ गायरेशन कितना है, आर एक्स कितना है, आर वाई कितना है। तो ये निकालने का बहुत आसान फॉर्मूला है, आई एक्स अपॉन ए अंडर रूट आई वाई अपॉन ए। रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो अंडर रूट किसका करना है, आई बाय ए का अंडर रूट करना है। तो ये क्या निकलेगा, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन और इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ बटा रेडियस ऑफ गायरेशन, ये जो रेशो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसे बोलते हैं स्लेंडरनेस रेशो। नेस रेशो। कोई व्यक्ति अगर दुबला है, कोई व्यक्ति अगर दुबला है, लेकिन उसकी हाइट भी कम है, कोई अगर पतला है और उसकी हाइट भी कम है तो वो दिखने में पतला नहीं लगता। और कोई आदमी अगर थोड़ा सा मोटा है, हेल्दी है, लेकिन उसकी हाइट अच्छी है, 6.5 फीट की है, तो वो दिखने में मोटा नहीं लगता। तो चौड़ाई, कमर की चौड़ाई और हाइट, इनका अनुपात बताता है कि वो आदमी मोटा है कि पतला है। तो कॉलम में भी यही चलता है। रेडियस ऑफ गायरेशन लगभग ये बता रही है कि कॉलम चौड़ा कितना है, और इफेक्टिव लेंथ बता रही है कि उसकी ऊंचाई कितनी है। यदि यदि उसी चौड़ाई का कॉलम लें और हाइट कम कर दें, मान लो सिर्फ 1 फीट हाइट है इसकी, है ना, और 250 बाय 250 का कॉलम है, तो फिर ये कैसा है, मोटा कॉलम कहलाएगा। तो इसकी स्लेंडरनेस रेशो कम है, लेंथ कम हो गई, चौड़ाई ज्यादा है। तो स्लेंडर शब्द ये होता है, ये किसके लिए उपयोग होता है, जो दुबले पतले लोग होते हैं उनके लिए ये शब्द यूज होता है। स्लेंडर मतलब दुबला, दुबला पतला, दुबला या पतला। तो जैसे तुम सिलेंडर हो, अगर ये रेशो में लेंथ ज्यादा हो जाए, मान लो लेंथ हो जाए 12 मीटर, और रेडियस ऑफ गायरेशन उतनी ही रहे, मान लो 250 mm की, यानी कितना हो गया 0.25, तो ये रेशो कितना आएगा, 12/0.25, ये कितना आएगा 48। इस रेशो से जो रिजल्ट आता है उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कैसा फेल होगा, ये बकलिंग में फेल होगा या कंप्रेशन में फेल होगा। तो इसलिए एक चीज और आपने सीखी, क्या, स्लेंडरनेस रेशो। और देखते हैं सिलेबस में क्या है, टाइप्स ऑफ एंड कंडीशन ऑफ कॉलम। टाइप्स ऑफ एंड कंडीशन ऑफ कॉलम वही है जो मैंने इसमें बताया था, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। कैसी कैसी हो सकती है, फिक्स फिक्स, फिक्स पिन, पिन पिन, और फिक्स फ्री। ठीक है। बकलिंग ऑफ एक्सियली लोडेड कॉलम, ऐसा क्यों हो जाता है कि एक कॉलम है, एकदम इसको स्ट्रेट रखा है, इसको एकदम स्ट्रेट रखा है, मान लो इधर से फिक्स है, इधर से पिन सपोर्ट है,
और इसके ऊपर बिल्कुल इसके एक्सिस के अलोंग ही फोर्स लगाया है, फिर भी ऐसा क्यों होगा कि किसी एक साइड बकल हो जाएगा? ऐसा क्यों होगा? कई बार हम कील ठोकते हैं तो कील ठोकते ठोकते मुड़ जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो उसके कुछ कारण है। मन में जिज्ञासा है तो कुछ ना कुछ उसका जवाब दे ही देंगे आपके। देखो, एक कारण ही तो ये हो सकता है, दिख रहा, जो स्ट्रट है, अब स्ट्रट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बकलिंग हुई है उस कॉलम में, तो उसको कॉलम नहीं स्ट्रट बोलेंगे। तो जो स्ट्रट है वो हो सकता है परफेक्टली स्ट्रेट ना हो सकता है उसमें हल्का सा कर्व हो जो दिख नहीं रहा हो। इस कारण से जब उसमें लोड बढ़ाएंगे तो उसका टेढ़ापन और बढ़ता जाएगा और वो बकल हो जाएगा। दूसरा कारण हो सकता है जो लोड लगा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम एग्जैक्टली सेंटर पे लगा रहे हैं, एक्सिस के लाइन में लगा रहे हैं, हो सकता है ऐसा ना हो सकता है वो उसके सेंटर से ना लगते हुए हल्का सा 1-2 mm इधर उधर लग रहा हो सकता है उसका डायरेक्शन हल्का सा टेढ़ा हो रहा हो, उस वजह से भी कॉलम बकल हो जाता है। एक और भी चीज हो सकती है कि जब भी कंस्ट्रक्शन होता है, मान लो कोई स्टील का कॉलम बनाया, अपन ये मान के चलते हैं स्टील का कॉलम फैक्ट्री से बन के आया तो बढ़िया मजबूती का बन रहा है, लेकिन हो सकता है उसमें कहीं एक धूल का कण, एक बाल उड़ के आ गया हो और कॉलम के किसी एक साइड में सीधे हाथ की तरफ या उल्टे हाथ की तरफ वो बाल उसमें अंदर घुस गया हो मटेरियल में, तो थोड़ा सा 1% या 0.1% मटेरियल की मजबूती किसी एक तरफ कम रहती है और एक तरफ ज्यादा रहती है। जिस तरफ कम रहती है वहां का मटेरियल जल्दी फेल हो जाता है, तो उस तरफ से फिर बकलिंग की डायरेक्शन डिसाइड हो जाती है कि ये कॉलम इस तरफ बकल होगा या किस तरफ बकल होगा। क्या तुमको नींद आ रही है? नींद आ रही है तुमको? अरे यार जाओ मुंह धो लो यार। इसके बाद अपन पढ़ेंगे यूलर की बकलिंग थ्योरी, उससे पता लग जाता है कि कितने लोड पर कॉलम बकल होगा या स्ट्रट बकल होगा।